Good morning, students. Today we'll be studying about a new topic, surface tension. We define surface tension as the property of a liquid by which the free surface of the liquid will act as a stretched membrane. Mathematically, we define it as surface tension is equal to force acting per unit length of an imaginary line drawn on the free surface of a liquid. Dimension of surface tension will be equal to फोर्स का डायमेंशन बेटा कितना होता है mlt माइनस टू डिवाइडेड बाई एल, तो ये कितना हो गया आपका mt माइनस टू। अगर आप SI यूनिट लिखें तो SI यूनिट कितना होगा, फोर्स का हो गया न्यूटन और लेंथ का हो गया मीटर। सो न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे होंगे कि एक मच्छर जो है वो आसानी से आप देखोगे, कोई भी इंसेक्ट आप देखोगे आसानी से एक लिक्विड सरफेस पे चल सकता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो फ्री सरफेस होता है इट विल एक्ट एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। नाउ इट इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय विच इट ट्राइज टू हैव द मिनिमम सरफेस एरिया। ये सारे डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताए इसको एक्सप्लेन करने के लिए विल बी यूजिंग मॉलिक्यूलर थियोरी। सो विल स्टडीइंग अबाउट मॉलिक्यूलर theory of surface tension। आपको पता है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मान लो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स अगर सेम नेचर के हैं तो उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका नेचर अगर अलग अलग है तो इसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ एडिशन। जैसे अगर आप एक ग्लास में पानी लेते हो तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। जब आप पानी गिरा देते हो आप देखते हो पानी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप देखो ग्लास पे चिपके रह जाते हैं, ड्रॉप्स चिपके रह जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ एडिशन। तो आप जहाँ पे आप देखोगे कि फोर्स ऑफ एडिशन ज़्यादा होगा वहाँ पर आप देखो लिक्विड जो है वो आपके कंटेनर के सर्फेस पे चिपका रह जाता है। तो ये फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडिशन के बेस के ऊपर विल ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। मान लीजिए ये आपने कंटेनर ले रखा है जिसमें लिक्विड ले रखा है, मान लो यहां तक। मान लीजिए यहां पे एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल अपने चारों तरफ जितने पार्टिकल्स हैं उन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जहां तक ये अपना फोर्स ये पार्टिकल लगा सकता है उस डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए अगर मान लीजिए हम एक स्फीयर बनाए तो स्फीयर को हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब इसके अंदर स्फीयर के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे उन सारे पार्टिकल्स पे ये जो सेंटर पे जो पार्टिकल रखा है ये क्या एक्सर्ट करेगा, अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो दिस विल बी द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नाउ लेट मी कंसीडर अनदर पार्टिकल से एट द सरफेस। जो आपके सरफेस पे जो पार्टिकल होंगे उनके लिए अगर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाऊँ तो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा बनेगा, कुछ हेमिस्फेरिकल शेप में इस तरह बनेगा। अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फ़र्क देखिए, जो पार्टिकल लिक्विड के अंदर है उस पर आप देखिए रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स ऑफ जितने कोहेजन लग रहे हैं इनका जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो जीरो है, सारे फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। बट जो पार्टिकल आपके सरफेस पे पड़ा है उन पे अगर आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल के देखें, ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। जो इधर वाला कंपोनेंट है ये आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। और नेट आप ये देखोगे कि जितने पार्टिकल आपके सरफेस पे हैं इन सारे पार्टिकल्स पे आप देखोगे कि फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। सो you'll find that on the top surface which all particles are lying they all will be experiencing a resultant downward force। अब क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आपका नीचे की तरफ लग रहा है इसीलिए आपका टॉप सरफेस जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। हमने जो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन सबसे पहले बताई थी वो यही बताई थी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय विच द फ्री सरफेस एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय विच इट ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ, इस पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अब यदि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, टॉप सरफेस पे पहुँच जाए, तो इस पार्टिकल को यहाँ से टॉप सरफेस तक ले जाने के लिए आई हैव टू एक्सर्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अगेंस्ट दिस डाउनवर्ड फोर्स और मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा तभी ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा।
अगर मान लीजिए एक पार्टिकल को मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, तो आई एम परफॉर्मिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी रहता है जब पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की क्या हो, मिनिमम हो। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए तो आप ये चाहोगे कि आपके सरफेस पे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे मतलब उतने ज़्यादा पार्टिकल्स आप नीचे से ऊपर ले गए और उतना आपने वर्क किया, जितना आपने वर्क किया आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो आपकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आप चाहोगे कि सरफेस पे कम से कम पार्टिकल, और सरफेस पे कम से कम पार्टिकल तभी हो सकते हैं जब आपका फ्री सरफेस एरिया मिनिमम हो। फॉर अ गिवन वॉल्यूम यू नो द मिनिमम सरफेस एरिया यू हैव फॉर अ स्फीयर। और यही रीज़न है आप देखते हो कि अगर आप एक लिक्विड ड्रॉप लेते हो तो आप देखोगे एक लिक्विड ड्रॉप का जो शेप होता है वो हमेशा स्फेरिकल होता है और नियर स्फेरिकल होता है। वो नियर स्फेरिकल इसीलिए होता है क्योंकि लिक्विड चाहेगा कि अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, और स्टेबल रखने के लिए उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी अगर उसे कम चाहिए तो सरफेस एरिया उसका कम से कम होना चाहिए। Now we'll be studying about surface energy. Now surface energy is defined as the amount of work done in increasing the area of a given liquid surface. Surface energy. To find a relation for surface energy, we will be taking a rectangular framework. Say AB is a movable part. Now this rectangular framework is immersed in a soap solution such that you find that there is a thin film over it. Now when there is a thin film over it, as just now we have studied, surface tension is a property of a liquid by which it tries to have minimum surface area. So it tries to have the minimum surface area, so force will be acting inward. Now these force of surface tension will be acting inward, but only this movable part can move inside. Now what we need to do is, we'll displace this movable part AB, say to this position, say A dash, B dash, such that it has been displaced by X. So when you displace it through a distance X, you perform certain amount of work. So you'll try to find what is the work being performed, and this work, whatever we perform, we call it as what? Surface energy. Now you know the formula of work done. Work done will be equal to force into displacement. So F into X, since you displace it through a distance X. From the mathematical expression, we can write this as W will be equal to, instead of force, I can write surface tension into length of your imaginary surface into the displacement we made. Now remember, I had taken it as 2L, not L, because I had taken soap solution. Now when you take soap solution, you know there is one free surface at the top, the other free surface at the back. So net length you can see it is L from on the top, L at the other side, so it becomes 2L. Or I'll just rearrange this, work done will be equal to surface tension into 2L into X. Now from the figure you can see, this is basically the increase in area. Now at the one side you can see the increase in area is L into X, at the other side also it will be L into X. So total increase in area will be 2L into X. Now since you can see here you have a term 2L into X, so I can write work done will be equal to surface tension into increase in area. Now this work done will be stored in the form of its surface energy. So we have the expression of surface energy as surface tension into increase in area or change in area. अब हम स्टडी करते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। पहला फैक्टर टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आप देखोगे सरफेस टेंशन आपका कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब लिक्विड ईजिली फैल सकता है। अगर आपने कभी वॉशिंग मशीन वगैरह के मैनुअल्स पढ़े होंगे तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि यूज़ वार्म वाटर सो दैट क्लॉथ गेट टोटली क्लीन्ड। एक्चुअली ठंडे पानी में जब आप कपड़ा भिगोते हो तो क्या होता है, कपड़े के हर रेशे के अंदर आपका पानी घुस नहीं सकता बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। बट जैसे ही आप उसको हल्का सा गर्म करोगे, वार्म होता है, तो क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जो सरफेस टेंशन कम हो जाता है वो ईजिली क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है।
ये चीज़ आपने सुना होगा कि कहते हैं कि सूप जब आप पीते हो तो गरम गरम सूप पिया करो, क्योंकि गरम गरम जब सूप लेते हो तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जब सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो वो आपके टेस्ट बड पे इजीली स्प्रेड कर सकता है और आपको वो काफ़ी टेस्टी लगेगा। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, सरफेस टेंशन इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके जो लिक्विड आपने कंसिडर किया उस पर कितने इम्प्योरिटीज़ हैं। जितना आप इम्प्योरिटी ऐड ऑन करोगे आप देखोगे सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जैसे कपड़े धोते समय आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो, मान लीजिए आपके पास दो ब्रांड हैं, एक एक्स और एक वाई है। अगर हम कहते हैं कि वाई ब्रांड एक्स से बढ़िया है, टीवी में आपने एड्स वगैरह देखे होंगे, तो अगर आप कहते हो कि वाई ब्रांड एक्स से बढ़िया है तो इसका मतलब ये है कि वाई सरफेस टेंशन को काफ़ी हद तक कम कर सकता है इन कंपैरिजन विद एक्स। क्योंकि सरफेस टेंशन आप इम्प्योरिटी ऐड करने से, जैसे डिटर्जेंट आप ऐड करते हो या टेम्परेचर बढ़ाने से, जितना आप सरफेस टेंशन कम करोगे उतना आप देखोगे लिक्विड इजीली स्प्रेड करेगा, पानी स्प्रेड करेगा और कपड़े आपके अच्छे धुल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना कि इम्प्योरिटी ऐड करने से और टेम्परेचर बढ़ाने से, दोनों से आप देखोगे सरफेस टेंशन कम होता है। आपके एरिया में जो म्यूनसिपैलिटी वाले हैं वो हमेशा कहते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि जहाँ जहाँ आपका स्टैग्नेटेड वाटर होता है, कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा तेल छिड़क दीजिए, क्योंकि जब तेल छिड़क देते हो, तेल एक इम्प्योरिटी होता है, तो तेल जैसे ही आप छिड़कोगे तो लिक्विड का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जब लिक्विड का सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो मॉस्किटोज ने जो अंडे दे रखे होते हैं वो डूब जाते हैं, वो फिर पनप के नहीं आते, तो उससे क्या होता है कि आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हो। ऐसे ही आप देखोगे कि मान लीजिए आपने एक ब्रश ले रखा है, पेंटिंग ब्रश ले रखा है, तो उस पेंटिंग ब्रश को जब आप पानी के अंदर इमर्स करते हो तो आप देखोगे कि वो स्प्रेड हो जाता है। शेविंग ब्रश के साथ भी यही होता है, बट जैसे ही आप उसे बाहर निकालोगे तो वो आप देखो सारे चिपक जाते हैं, क्योंकि उस पर जब लिक्विड लगा होता है, पानी लगा होता है, तो पानी चाहेगा वो फ्री सरफेस को कम करने के लिए, तो दे विल ब्रिंग बैक ऑल द ब्रिजल्स टुगेदर। ऐसे ही आप देख सकते हो किसी चूड़ी के ऊपर यदि आप मान लीजिए एक थिन फिल्म बनाते हो सोप सॉल्यूशन से, और उसके ऊपर यदि आप एक थ्रेड लगा देते हो ऐसे क्लोज फॉर्म में, लूप के फॉर्म में, किसी भी शेप का आप लगा दीजिए, और बीच में अगर आप एक पिन से प्रिक कर दोगे तो आप देखोगे कि इट विल हैव अ परफेक्ट सर्कुलर शेप। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल जो मैंने बताया, ये आपका चूड़ी है, मान लीजिए इसके ऊपर आपने एक थिन फिल्म ले रखा है। अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, एक लूप बना दीजिए यूजिंग अ थ्रेड ऑफ इरेगुलर शेप। अब देखिए यहाँ पे भी थिन फिल्म है, यहाँ पे भी थिन फिल्म है। अब आप क्या करिए, एक पिन से इस बीच वाले को प्रिक कर दीजिए। जैसे आप बीच वाले को प्रिक कर दोगे तो यहाँ से जैसे ये थिन फिल्म हट जाएगा, तो बाहर जो थिन फिल्म है वो अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। अपने एरिया को कम करने के लिए यहाँ पे थिन फिल्म है, एरिया को कम करने के लिए फोर्स इस पे हर डायरेक्शन में लगाएगा, और कॉन्सिक्वेंटली आप ये देखोगे कि बीच में जो आपका लूप बना होगा वो परफेक्टली सर्कुलर शेप में बन जाता है। इट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ। Calculate the energy evolved when 8 droplets of water of radius half millimeter each combine into one. Surface tension of water is given as 0.72 Newton per meter. 8 ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, इनको आपने कंबाइन करके एक ड्रॉप में बनाना है। तो जब आप 8 ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करके एक ड्रॉप में बनाते हो तो आपसे पूछ रहा है कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी। तो एनर्जी कितनी इवॉल्व होगी निकालने का मतलब ये है कि आपको वर्क डन निकालना है, या आप ये कहिए कि आपको सरफेस एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के वॉल्यूम्स को पहले इक्वेट कर देंगे। मान लीजिए एक ड्रॉपलेट का रेडियस r है, तो अगर r रेडियस हो गया तो वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई इंटू r³। ये एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम आ गया। ऐसे आपके पास कितने ड्रॉपलेट्स हैं, ऐसे आपके पास 8 ड्रॉपलेट्स हैं। तो 8 ड्रॉपलेट्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे एक ड्रॉप मिल रहा है, उस एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल R³, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। तो यहां से देखिए आपको क्या रिलेशन मिलेगा, 2r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। देखिए 4/3 पाई ये कट गए, ठीक है। r यहां से निकालिए, क्यूब रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 2r इज इक्वल टू r। अब आपको स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल r कितना दे रखा आपको 0.5 मिलीमीटर दे रखा है। तो इसका मतलब जो बड़ा वाला ड्रॉप होगा उस बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कितना होगा 2 इंटू रेडियस ऑफ द स्मॉल ड्रॉपलेट, वो कितना है 1/2 मिलीमीटर, और रेडियस ऑफ द ड्रॉप विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ये आपको बड़े ड्रॉप का रेडियस मिल गया आपको। अब हम क्या निकालेंगे, जो आपका सरफेस एरिया है उसमें कितना चेंज है ये निकालते हैं। जो आपके पास 8 ड्रॉपलेट्स से इनका एरिया तो ज़्यादा होगा, और जो आपका सिंगल ड्रॉप है उसका एरिया कम होगा।
तो विल ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द डिक्रीज इन एरिया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका एरिया कितना कम हो रहा है ये देखते हैं। आपके पास 8 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे, एक ड्रॉपलेट का रेडियस आपका कितना था, स्मॉल आर था, तो उसका एरिया कितना हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये एक ड्रॉपलेट का एरिया हो गया, इनटू आपने 8 कर दिया तो आपको एरिया मिल गया पूरे 8 ड्रॉपलेट का, माइनस एक का 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 4 पाई इंटू स्मॉल आर आपको कितना दे रखा है 1/2 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको कितनी मिली है 10⁻³ का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 4 पाई आप बाहर निकाल लीजिए, व्हाट यू गेट, ये 4 हो गया 8 2 इंटू 10⁻⁶ माइनस 10⁻⁶। तो ये आपको कितना मिल गया 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁶। ये आपका डिक्रीज इन एरिया आ गया। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूले से आपका वर्क डन कितना निकलेगा, ये वर्क डन विल बी इक्वल टू योर सरफेस टेंशन इंटू योर डिक्रीज इन एरिया। सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 0.72, तो 0.72 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁶। इसको हम सॉल्व करें तो मिलेगा वर्क डन विल बी इक्वल टू 9.05 इंटू 10⁻⁷ जूल्स। इतना आप वर्क कर रहे हो, अगर हम इतना वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब इतनी एनर्जी आपकी इवॉल्व होगी, मतलब 9.05 इंटू 10⁻⁷ joules of energy will be evolved when 8 droplets of water of radius ½ millimeter are combined to form one big drop. मॉड्यूल से हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। If a number of little droplets of water of surface tension S, all of same radius small r, combined to form a single drop of radius capital R, and the energy release is converted into kinetic energy, then show that the velocity acquired by the bigger drop is root of 6s r minus r divided by small r into capital R. कुछ ड्रॉपलेट्स हमें लेने, उन ड्रॉपलेट्स को हमें कंबाइन करना और एक सिंगल ड्रॉप बनाना। पिछले क्वेश्चन हमने देखा था कि जब 8 ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो रहे थे एक सिंगल ड्रॉप बनाने में तो कुछ एनर्जी इवॉल्व हो रही थी। ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे है कि कुछ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो रहे हैं और एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो जब वो बड़ा ड्रॉप बना रहे होंगे तो कुछ एनर्जी इवॉल्व होगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप। अगर ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो आपको ये निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट बिगर ड्रॉप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके वॉल्यूम्स को इक्वेट करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दे रखा कितने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं। मैं मान लेता हूँ मेरे पास n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं। एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r³ इंटू n कर दिया तो मुझे टोटल n ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम मिल गया। दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ योर वन बिगर ड्रॉप, दैट इज 4/3 पाई r³। यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ गया n इंटू r³ इज इक्वल टू कैपिटल R³ और n इज इक्वल टू r³ अपॉन स्मॉल r³। ये मुझे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स मालूम पड़ गए। अब देखिए जो आपका एक ड्रॉप होगा बिगर ड्रॉप, उसका मास कितना होगा, मास ऑफ बिगर ड्रॉप कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये आपको आ जाएगा 4/3 पाई, बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है तो ये आपको वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां से आपको मास मिल गया। अब हम निकालते हैं व्हाट इज द एनर्जी इवॉल्व्ड। जो आपकी एनर्जी रिलीज्ड होगी वो किसके बराबर होगा, आपके सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। और सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। तो दिस इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, नॉट इंक्रीज, इट इज अ चेंज इन
एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया आपका कम हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एक ड्रॉपलेट का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स आपके पास है, n ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये आपको जितने छोटे ड्रॉपलेट्स हैं उनका टोटल एरिया मिल गया, माइनस एक बड़े ड्रॉप का एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई बाहर निकाल लेते हैं, अंदर आपके क्या क्या बचा, एक तो n बच गया, n की वैल्यू कितनी है आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, ठीक, इनटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो s इंटू 4 पाई, यहाँ से हम आर क्यूब बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा आर क्यूब बाहर निकाल लें, ये आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस, यहाँ पे क्योंकि हमने आर क्यूब बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू 3 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम मास हमने निकाल चुके हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 जो था वो आपका मास ऑफ द बिगर ड्रॉप था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ये मुझे क्या देगा, मास देगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3sm इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका जो एनर्जी रिलीज्ड है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो गई, बिगर ड्रॉप के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो इसका मतलब ये जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3s स्मॉल m इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, ये आपको हो जाएगा। तो यहां से देखिए m और m आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आप देखिए आपका v कितना आ रहा है, v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 6s इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, ये आपकी एक्वायर्ड स्पीड होगी, ठीक। हल्का सा अगर आप रीअरेंज करें तो आपका इसी फॉर्म में आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 6s r माइनस r डिवाइडेड बाई स्मॉल r इंटू कैपिटल R। ये आपके बड़े ड्रॉप की स्पीड होगी। अगर वो सारी की सारी एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको यूटिलाइज कर लें तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड होगी रूट ऑफ 6s r माइनस r डिवाइड बाई स्मॉल r इंटू कैपिटल R। एक सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। If a number of little droplets of water of surface tension S, all of same radius small r, combine to form a single drop of radius capital R, and the energy release is converted into heat, then show that the rise in temperature is 3s upon j 1 upon r minus 1 upon r। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो एनर्जी रिलीज थी वो बिगर ड्रॉप के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। अगर सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई तो आपको ये शो करना है कि आपके ड्रॉप का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो टेम्परेचर चेंज जो है, जो राइज इन टेम्परेचर है वो इतना होगा, ठीक है। जैसे हमने पहले किया वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को इक्वेट कर लेंगे और वॉल्यूम को इक्वेट करके वहाँ से नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने पहले वो निकाल लेंगे। एक बार वो निकल जाए फिर मास निकालेंगे, उसके बाद हम वर्क डन निकालेंगे और फिर इस वर्क डन को आप जो हीट एनर्जी है उसमें कन्वर्ट कर लोगे और उस हीट एनर्जी को हम इक्वेट कर देंगे mc डेल्टा टी से और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, राइज इन टेम्परेचर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं। छोटे ड्रॉपलेट जो है उनका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ये एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम मिल गया। इसको अगर आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको टोटल वॉल्यूम मिलेगा। अब ये जो टोटल वॉल्यूम होगा ये एक बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से आपका स्मॉल n कितना आ जाएगा, कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब, ठीक। ये n की वैल्यू आ गई। अब मास निकाल लेते हैं। मास आपका कितना होगा, वॉल्यूम, मास ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी वॉल्यूम दैट इज 4/3 R क्यूब इंटू डेंसिटी, वाटर का है तो इसीलिए इंटू 1। यहाँ से आपको मास मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन हमें पता है इट इज सरफेस टेंशन इंटू द चेंज इन एरिया, यहाँ पे डिक्रीज इन एरिया।
तो आपको वर्क डन कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू एक ड्रॉपलेट का एरिया कितना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे आपके पास कितने ड्रॉपलेट्स हैं, n ड्रॉपलेट्स हैं, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये आपको देगा द चेंज इन एरिया। और वर्क डन W विल बी इक्वल टू S इंटू 4 पाई बाहर निकाल लेते हैं, n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, n आपका कितना है कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, n कितना आपका कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, और W विल बी इक्वल टू S इंटू, यहाँ से हम क्या करते हैं 4 पाई आर क्यूब को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या बचा आपके पास 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ठीक, रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, W विल बी इक्वल टू S इंटू 4 पाई बाई 3 आर क्यूब इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, और W विल बी इक्वल टू 3S इंटू स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल m की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ये आपको वर्क डन है। अब इस वर्क डन से हम हीट एनर्जी वॉल्व निकाल सकते हैं। लेट मी अज्यूम दैट Q इज द हीट एनर्जी दैट इज evolved. Now this Q heat energy that is evolved can be given as work done upon ये Joule's constant J, or that is equal to 3Sm upon J into 1 upon small r minus 1 upon capital R। यहाँ से हीट एनर्जी इवॉल्व हो गया। अब ये जो हीट एनर्जी जो इवॉल्व हो रहा है, ये हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है, आपके बिगर ड्रॉप के टेम्परेचर राइज के लिए जा रहा है। आपने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो आपका जो अगर डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है तो Q कितना होगा, मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो अगर हम उसे यूज़ करें, Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइज इन टेम्परेचर। अब हीट एनर्जी हमने निकाल लिया कितना आपका 3S m अपॉन J इंटू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। ये तो हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, और जितनी हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है सारी की सारी एनर्जी किसके लिए यूज हो रहा है, फॉर द राइज इन टेम्परेचर। सो दिस विल बी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी दैट इज 1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आपका राइज इन टेम्परेचर आ जाएगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 3S अपॉन J इंटू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। देखिए आपको यही शो करना था कि राइज इन टेम्परेचर कितना है 3S अपॉन J इंटू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। मॉड्यूल से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। टू सोप बबल्स इन वैक्यूम हैविंग रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली कोलेज अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस टू फॉर्म अ सिंगल बबल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यू बबल। आपको दो बबल्स दे रखे जिनका रेडियस आपको दे रखा है, एक का 3 सेंटीमीटर है और एक का 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों को हमने कंबाइन किया अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब आपका टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। इस कंडीशन के अंदर जब इनको कंबाइन करेंगे तो आपसे कह रहा है कि जो नया बबल फॉर्म होगा उसका आपको रेडियस निकालना है। मैं मान लेता हूँ जो आपका जो सोप है, सोप सॉल्यूशन जिससे आप ये बबल बना रहे हो, इसका सरफेस टेंशन मान लीजिए S है, और पहले वाले बबल का मान लीजिए रेडियस R1 है, तो उसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो कितनी होगी, S इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगी पहले वाले बबल के साथ। सिमिलरली जो दूसरा बबल है, इसके साथ अगर हम एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो U2 विल बी इक्वल टू ये सरफेस टेंशन S इंटू 4 पाई, मान लीजिए सेकेंड बबल का रेडियस R2 है तो S इंटू 4 पाई इंटू R2 स्क्वायर। अगर आपने इन दोनों बबल को कंबाइन करके एक नया बबल बनाया, मैं मान लेता हूँ उस नया बबल का रेडियस अगर स्मॉल r है तो उसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो कितनी होगी, S इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। तो हमने तीनों केस के लिए इंडिविजुअल जो आपके बबल्स हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, और जो नया बबल बन रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली हमने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं
तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जीज थे उन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, आपके फाइनल जो बबल है उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसे करें तो U विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2। तो यहाँ से देखिए आपका U कितना है, S इंटू 4πr² इक्वल टू S इंटू 4πr1² प्लस S इंटू 4πr2²। यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, r² विल बी इक्वल टू r1² प्लस r2² और r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ r1² प्लस r2² और r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3² प्लस 4²। मतलब आपका जो नया बबल होगा उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ध्यान रखिए ये जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, जब भी आप दो बबल कंबाइन करेंगे तो ये रेडियस का फॉर्मूला याद रखना, r इज इक्वल टू रूट ऑफ r1² प्लस r2²। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी लेके किया हुआ है क्योंकि हमने अभी सरफेस एनर्जी पढ़ा है, तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने ऐसे किया है। यही चीज़ आप अगले टॉपिक में जब हम एक्सेस प्रेशर पढ़ाएंगे तो एक्सेस प्रेशर में हम यही चीज़ कर सकते हैं और ऐसा ही फॉर्मूला वहाँ पे भी हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे यूजिंग एक्सेस प्रेशर। बट ध्यान रखिए वहाँ पे भी आपका जो रिजल्ट है वो यही आएगा, r इज इक्वल टू रूट ऑफ r1² प्लस r2²। ऐसे क्वेश्चन सरफेस एनर्जी के बेस के ऊपर और आपके सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू F/L फॉर्मूला बेस के ऊपर आपको और क्वेश्चंस मॉड्यूल में मिलेंगे और आप उस मॉड्यूल में से आप इसकी प्रैक्टिस करिए।